हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड की कितनी टाइप्स होती हैं, दैट इज़ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में ही करना है, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं वो किस बेसिस पे है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मीन्स जिन पार्टिकल से ये मिलके बने होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, सेकेंड इज मेटालिक सॉलिड, थर्ड इज कोवेलेंट सॉलिड एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जैसे जैसे इनका नेम है वैसे वैसे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो बस हमने ये टॉपिक टैबुलर फॉर्म में ही करना है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करते जाएंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे आयंस, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। In case of metallic solids, the constituent particles are positively charged metal ions and free electrons. जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैर्नल्स बोलते हैं। कि जो भी हमारा मेटेलिक सॉलिड्स होता है उसमें मेटल्स इस फॉर्म में अरेंज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है उनके सराउंडिंग में, और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस को बोला जाता है कैर्नल्स। तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स हमारे पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और इन तीनों के बारे में आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है नेचर ऑफ फोर्स, मीन्स इन कंपाउंड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड्स में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी हमारे कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, जो कि हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स में जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटालिक बॉन्ड। कोवेलेंट सॉलिड में नाम से पता चल रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कि अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल के केस में हमारा डिस्पर्शन फोर्स आ जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है। इसी तरह से नॉन पोलर फोर्सेस में हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आ जाता है, इस तरह से। और हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमारा होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है नेचर। अगर हम नेचर की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स हमारे हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब ब्रेकेबल। देन मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो मेटालिक सॉलिड्स मेटल्स हैं तो मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, दे आर हार्ड, मैलिएबल एंड डक्टाइल। कोवेलेंट सॉलिड्स हार्ड बट सम आर सॉफ्ट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि ग्रेफाइट। अगर हम हार्ड का एग्जाम्पल है तो डायमंड आता है, और अगर हम सॉफ्ट का एग्जाम्पल है तो ग्रेफाइट आता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे, अगर हम नॉन पोलर और पोलर की बात करते हैं, नॉन पोलर और पोलर हमारे सॉफ्ट अपीयरेंस देते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे हार्ड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड्स का हाई, मेटालिक सॉलिड्स का फेयरली हाई। कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें तो वेरी हाई, क्योंकि पैकिंग पे डिपेंड करता है कि एटम्स कैसे पैक्ड हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर के केस में बहुत ही लो होता है मेल्टिंग पॉइंट। पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के केस में लो होता है मेल्टिंग पॉइंट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस होंगे, उनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जब तक सॉलिड स्टेट में है पार्टिकल्स
जो इनके आयंस हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, और अगर वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब ये मॉल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म में आते हैं तो ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं, क्योंकि अब आयंस क्या होते हैं, दे आर फ्री टू मूव। मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर, तो दे आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें तो कोवलेंट सॉलिड्स इंसुलेटर्स होते हैं, बट एक्सेप्शन इसमें ग्रेफाइट की है। देन मॉलिक्यूलर सॉलिड आर ऑलवेज इंसुलेटर्स। देन कम्स टू एग्जाम्पल, आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल होते हैं जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, ऑल दीज आर आयनिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में जितने भी मेटल्स हैं एग्जाम्पल आ जाएगा। कोवलेंट सॉलिड्स में हमारे कोवलेंट कंपाउंड जो कि हमारे मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, इस तरह से सिलिकन के कंपाउंड्स हो सकते हैं, सिलिका, सिलिकन कार्बाइड एट्सेट्रा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसमें जितने भी पोलर कंपाउंड है आपके, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, सभी आप एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, H2, I2, CO2, SO2, HCl, H2, NH3, ऑल दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये हुआ हमारा टॉपिक फिनिश कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बहुत ईजी सा टॉपिक है और इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं सॉलिड स्टेट के। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस की। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस किसी भी नाम से उसको जाना जा सकता है, और दूसरा हम बात करेंगे यूनिट सेल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, क्रिस्टल लैटिस मीन्स जब भी हम किसी भी सॉलिड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम सॉलिड कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को, उसकी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। जिसमें क्या होता है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है 3D स्पेस में। तो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is defined as the arrangement of constituent particles of solid in 3-dimensional space। तो अरेंजमेंट हम कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो अरेंजमेंट किया है, एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल, दूसरे के नीचे तीसरा, इस तरह से अरेंजमेंट। हमारा अरेंजमेंट डिफर भी हो सकता है। इस अरेंजमेंट में क्या है, फर्स्ट लेयर में जब हमने पार्टिकल्स लगा दिए तो दूसरी लेयर में हमने पार्टिकल को कहाँ रखा हुआ है, 2 पार्टिकल्स के बीच में। इसी तरह से 2 पार्टिकल्स के बीच में। इसी तरह से जब हम थर्ड लेयर बनाएंगे तो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट के नीचे, फिर सेकंड के नीचे सेकंड, थर्ड के नीचे थर्ड। इस तरह से जब हम फोर्थ लेयर बनाएंगे तो फोर्थ लेयर को हम सेकंड से कंपैरिजन करेंगे। सेकंड लेयर की डायरेक्शन में हम फोर्थ लेयर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगा देंगे। तो इस टाइप से हम जो अरेंजमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें जो भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इंडिकेट करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। और क्रिस्टल लैटिस का कोई भी पॉइंट, हर एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल लैटिस। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है, जैसे सपोज हमें कोई वॉल बनानी है, तो वॉल के लिए हम जो बेसिक यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम ब्रिक लेते हैं। ठीक है, तो ब्रिक क्या है, उस वॉल की बेसिक यूनिट है। एक ब्रिक लिया हमने, इसी तरह से दूसरा ब्रिक लिया, तीसरा लिया, इस तरह से हम बहुत सारे ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं तो पूरी वॉल प्रिपेयर हो जाती है। तो उस वॉल को बनाने के लिए जो उसकी बेसिक यूनिट थी वो क्या थी, एक ब्रिक थी। इसी तरह से सेम जब हमने किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस बनाना है, किसी भी सॉलिड का एंटायर स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए जो 3 डायमेंशनल एक पोर्शन हम लेते हैं, 3 डायमेंशनल यूनिट लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन यही है कि जो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन या जो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है क्रिस्टल लैटिस का, विच रिपीट्स इटसेल्फ टू फॉर्म द एंटायर स्ट्रक्चर और लैटिस, जो बार बार रिपीट होता है और रिपीट होकर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर या लैटिस हमें दे देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज करते हैं। यूनिट सेल में क्या क्या होते हैं, एक तो एजेस होती हैं, एजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी एंड सी से, और दूसरा इसमें क्या होते हैं, एंगल्स बिटवीन द एजेस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा से। अल्फा एंगल एज बी और सी के बीच में बनेगा, बीटा एंगल की बात करेंगे तो बीटा सी और ए के बीच में बनेगा, और गामा की बात करेंगे तो गामा एंगल ए और बी के बीच में बनेगा। तो जो भी एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर में से 3 है एजेस और 3 है हमारे एक्सियल एंगल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, एक्सियल एंगल्स बोलते हैं।
ठीक है। अब इसमें यूनिट सेल हम बता रहे थे, तो यूनिट सेल हम कैसे बनाते हैं कि जैसे हमारा ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में कैसे यूनिट सेल बनता है, हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये एक पॉइंट ज्वाइन किया हमने, इसी तरह से यहाँ से नीचे से ज्वाइन किया, तो ये हमने क्या बनाया, ये हमारा एक यूनिट सेल बना, ठीक है। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का में क्या है, जो उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ये स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं। और इसी तरह से यही स्मॉलेस्ट यूनिट बार बार रिपीट होती रहेगी और पूरा का पूरा एंटायर स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक और यूनिट हमें मिल जाएगी। इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे, और जब ज्वाइन कर देंगे ये हमें क्या मिल गई, ये दूसरी यूनिट मिल गई। तो इस तरह से हमारा ये यूनिट सेल होता है कि स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन है जो कि बार बार रिपीट होता रहेगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल्स कितने टाइप के होते हैं, यूनिट सेल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होता है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा हमारा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं और इसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर डिवाइड होता है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और थर्ड होता है एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो टोटल अगर हम बात करें तो यूनिट सेल टोटल 4 टाइप्स के हो गए, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। अब इनकी डेफिनेशन क्या क्या है, तो सबसे पहले जब हम प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। जब हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं तो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इन एडिशन टू प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स द पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। कॉर्नर के साथ साथ बॉडी की सेंटर में प्रेजेंट होंगे। फेस सेंटर्ड की बात करें तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, तभी हम उसको फेस सेंटर्ड बोलते हैं। और जब हम एंड फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस लेने हैं। तो देखो ये बना रखा है कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले हम सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं, तो उसने क्या बोला कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्नर, ये हमारे कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे कॉर्नर हो गए। तो इसमें क्या है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे ही सिर्फ प्रेजेंट होंगे, तो हमारा क्या है, सिंपल यूनिट सेल बन जाएगा। अगर हमें बीसीसी अरेंजमेंट देखना है तो बीसीसी अरेंजमेंट में क्या है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ पूरी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो पूरी बॉडी के सेंटर में कितने पार्टिकल्स आएंगे, तो पूरी बॉडी के सेंटर में एक ही पार्टिकल आएगा जो कि बॉडी के सेंटर पे रहेगा। तीसरा एफसीसी की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही हैं और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस के, जैसे ऊपर वाला फेस लिया, ऊपर वाले फेस के सेंटर में, इसी तरह से ये नीचे वाला फेस है, नीचे वाले फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अगर हम फ्रंट और बैक का लें, ये तो था हमारा ऊपर का, नीचे का, ये राइट और लेफ्ट का ले लेते हैं, राइट के सेंटर पे एक, लेफ्ट के सेंटर पे एक। अब बचा फ्रंट का और बैक का, इसी तरह से फ्रंट और बैक को दिखा देंगे। फ्रंट वाले पोर्शन पे एक पार्टिकल होगा और इसके बैक वाले पोर्शन पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो ये हो गया हमारा एफसीसी अरेंजमेंट। इसी तरह से जब हम ईसीसी अरेंजमेंट की बात करते हैं, एंड फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, ये कॉर्नर्स पे लगा दिए पार्टिकल्स, कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के साथ साथ कहाँ पे होंगे, किसी भी अपोजिट फेस के सेंटर पे। अब वो अपोजिट फेस हम कोई भी ले सकते हैं, हम अप डाउन वाला भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे का भी ले सकते हैं, राइट लेफ्ट का भी ले सकते हैं, या हम फ्रंट बैक का भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ ऊपर नीचे का ले लेते हैं। तो एंड सेंटर में क्या होगा, अपोजिट फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, एक ऊपर तो एक नीचे। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप के यूनिट सेल्स और इन्हीं के बेसिस पे हमारे टोटल कितने बनते हैं, देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और क्रिस्टल सिस्टम। तो टोटल 7 टाइप के यूनिट सेल्स बनते हैं। इन्हीं अरेंजमेंट, इन्हीं चारों के अरेंजमेंट से बनेगा। तो कौन कौन से 7 टाइप्स हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, जैसे हम ट्राइगोनल भी बोल सकते
सकते हैं, और लास्ट में आपका हेक्सागोनल। तो ये 7 टाइप के हमारे यूनिट सेल्स होते हैं और क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो ये जो 7 टाइप के हैं इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये वाला टेबल लर्न करना है। तो ये हो गया हमारा 7 टाइप के यूनिट सेल्स और 7 टाइप के जो भी हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो ये हो गए हमारे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। तो इसमें आपको ये टेबल लर्न कर लेना है विद एग्जाम्पल। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। और इसके साथ ही आपका आज का होमवर्क क्या है कि आज जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, आज के टॉपिक के ऊपर बेस्ड हमारा क्या है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस हैं 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। तो आपका ये आज का होमवर्क है कि आपको ये 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। और इन केस अगर आपको इन चारों क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। बट ये चारों क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे क्योंकि ये जो भी आपने आज टॉपिक पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड हैं। ओके, थैंक यू। और आप आज वाला टॉपिक है, इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना।